हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो बीपीएससी टीआरई 3 के लिए लाया जा रहा है, जिसमें मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पूर्व में जो परीक्षाएं हो चुकी है, जैसे बीपीएससी टीआर 1.0, बीपीएससी टीआरई 2.0, दोनों टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों के जनरल स्टडीज के प्रश्न, समान अध्ययन के प्रश्न को करवाऊंगा और इसके सभी प्रश्नों को हम लोग विस्तार से समझेंगे। चाहे मैथ के प्रश्न हो, जीके जीएस का प्रश्न हो, विज्ञान का प्रश्न हो, सभी को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस पर चर्चा होगी, इस प्रश्न को समझेंगे। क्योंकि जो पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं और जो बाद में एग्जाम अभी होने जा रहा है, निश्चित ही दोनों प्रश्न में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी, समानता होगी। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न से हमें इस बात का अंदाजा मिल जाता है कि आगे हमें किस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न कर लेंगे। चाहे एग्जाम 1 to 5 के लिए हुआ हो, 5 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए हो, 9 to 10 के लिए हो, 11 to 12 के लिए हो, सभी वर्ग के लिए हम लोग जनरल स्टडीज समान अध्ययन के प्रश्न को विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ में प्रीवियस ईयर प्रश्न के साथ साथ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज समान अध्ययन के प्रश्न को भी हम लोग बीच बीच में एक अलग वीडियो के माध्यम से करते चलेंगे। छोड़ना नहीं है, इस बार नौकरी ले ही लेना है, जमकर पढ़ाई करना है, किस्मत से हार कर कभी झुकना नहीं और मंजिल से पहले कभी रुकना नहीं। कदम रुक जाए पर इरादे थकने ना देना, मंजिल की राह से खुद को कभी भटकने ना देना। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न, जनरल स्टडीज के प्रश्न को। यहाँ पर मैं क्लास 6 to 8 के लिए प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। यह एग्जाम 10/12/2023 के दिन हुआ था, क्लास 6 to 8 श्रेणी के वर्ग में। ठीक है, तो 6 to 8 में 10/12/2023 का ये प्रश्न है जो मैं करवा रहा हूँ, जनरल स्टडीज सेक्शन से ले आया हूँ मैंने। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा 31 नंबर जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इस प्रश्न पर मैं आप लोगों को एक विस्तार से बात बता देता हूँ कि बोर्ड का जो आंसर की था उसको भी मैंने डाउनलोड किया हुआ था, तो उसमें ऑप्शन ई को उत्तर लिया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। जबकि सही बात क्या है कि यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। क्यों सही होगा इस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, होता क्या ना कि किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो हमेशा 0 से 1 के बीच होती है। ठीक है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, इसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहां पर उत्तर क्या हुआ, पूछा है कि घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो घटना की प्रायिकता निगेटिव में नहीं हो सकती है। तो बोर्ड जो उत्तर लिया है वो यहां पर सही नहीं है। यहां जो मैं बता रहा हूं आप ये समझिए कि ये सही है। आइए इसके बाद अगला मैं दूसरे प्रश्न पर चर्चा कर लेता हूं। एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 100 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो साइकिल का लागत मूल्य क्या है? इस प्रश्न पर तो मैं चर्चा करूंगा। मैं आपको बता दूं कि आगे मैं कुछ प्रमाण के साथ कुछ बुक आपको सजेस्ट करूंगा। निश्चित ही छोटी पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है। यदि आप उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो कम समय में जीके जीएस के मामले में, सामान्य अध्ययन के मामले में अच्छी तैयारी हो सकती है। उस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन प्रमाण के साथ, बिना प्रमाण के चर्चा करूंगा तो आप हमारे बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो प्रमाण भी मैं दूंगा और ओरिजिनल तो आप लोग चूंकि अभी भी साइट पर उपलब्ध है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 6 to 8 में 10/12/2023 का ये प्रश्न है जनरल स्टडी का। तो इस प्रश्न को मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 100 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 20 रुपया का लाभ होता। साइकिल का लागत मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो कितना आसान प्रश्न है। सोचिए कि पहले लाभ कितना था, 16% का, अब लाभ कितना है तो 20% का। तो लाभ का अंतर कितना है, 4% का। लाभ पहले 16% था, अब लाभ जो है वह 20% है। तो लाभ के बीच जो अंतर है वह 16 से बढ़कर 20 हुआ है, यानी 4% का डिफरेंस है लाभ का अंतर।
और रुपया का अंतर क्या है, पहले जितना मिलता होगा अब 100 रुपया अधिक प्राप्त होता है। कहने का मतलब 4% जो है, प्रतिशत में 4% की वृद्धि और रुपया में 100 रुपये की वृद्धि हो रही है। 4% में अधिक मिल रहा है, रुपया में 100 रुपया अधिक मिल रहा है। कहने का मतलब यदि 4% बराबर 100 रुपया तो 1% बराबर 25 रुपया और 100% बराबर 2500 रुपया, क्योंकि लागत मूल्य प्रतिशत में हमेशा 100% के इक्वल होता है। 4% बराबर 100 रुपया तो 1% बराबर 25 रुपया, 100% बराबर 2500 रुपया। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न 33 नंबर पर। यदि आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं मैथमेटिक्स को अलग करके एक वीडियो डिटेल में बना कर दे दूंगा। आप चाहें तो मेरे हैंड राइटिंग में PDF भी, तो मैं वो भी आपको उपलब्ध करवाऊंगा। आप कमेंट करने में, लाइक करने में, शेयर करने में या सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। आप अपने उंगलियों को कष्ट दीजिए, आपका कुछ नहीं घटेगा, फायदा मिलेगा। आइए 33 नंबर प्रश्न सीखते हैं। एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दुगुनी होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। यहाँ तक समझ लेते हैं और फुल स्टॉप के बाद फिर मैं दोबारा बताऊंगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कि कक्षा 1 की बात हो रही है, तो कक्षा 1 है तो पेड़ की संख्या 2 होगा। क्लास 2 है तो पेड़ की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। क्लास 3 है तो पेड़ की संख्या 6 होगी। इसी प्रकार से चलेगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है। और अब आगे पढ़ता हूं मैं। उसके बाद कह रहा है कि यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं हैं, यानी 1 से लेकर के शुरू होता है और 12 कक्षा तक है, पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक की कक्षा वहां पर है, और प्रत्येक खंड में, प्रत्येक कक्षा में 2 खंड है, यानी 2 सेक्शंस है। ठीक है ना, तो 2 खंड है। कुल मिलाकर आप 24 कक्षा भी सोच सकते हैं। तो करते हैं कि 1 खंड का निकाल लेंगे, फिर 2 से गुना कर लेंगे तो 2 खंड भी पता चल जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बताए तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। अच्छा, एक बात आपसे पूछता हूं, यदि कक्षा 1 है तो इसमें कितना पेड़ लगाया होगा, 2। कक्षा 2 है पेड़ कितना लगा, 4। कक्षा 3 है पेड़ कितना लगा, 6। कक्षा 4 है तो पेड़ कितना लगा, 8। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि 2, 4, 8, 6, 8 सम संख्या बढ़ रहा है। तो हमारे पास कक्षा कितना है, 1 से लेकर के 12 तक कक्षा है, यानी कि 2 से लेकर के 24 तक का सम निकाल लेंगे तो 1 सेक्शन का हमको प्राप्त हो जाएगा। तो लगातार सम संख्याओं का जो योग है, इसके लिए सूत्र होता है n × n+1। तो यहां पर 12 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, क्योंकि कक्षा ही 12 है 1 से लेकर के 12 तक। तो बोलेंगे 12 × 12 और +1। कहने का मतलब है कि 12 × 13, तो 13 12 56 से 156, ये 1 सेक्शन का हो गया। और सेम टू सेम प्रत्येक वर्ग में क्या है, प्रत्येक कक्षा में 2 खंड है, यानी 2 सेक्शन है। तो 156 सेक्शन ए के लिए, 156 सेक्शन बी के लिए। तो 156 और 156 यदि आप करेंगे 156 और +156 तो हो जाएगा आपका 312, और 312 आपका विकल्प ए में है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। और मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि यदि मैथ समझने में आपको कोई कठिनाई हो रही है तो कमेंट करने में कंजूसी ना करें। मैं मैथमेटिक्स के लिए अलग से वीडियो भी बना कर दे सकता हूं, और यदि मैं बनाऊंगा तो उस पेज का PDF भी बना कर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराऊंगा। बने रहेंगे शाही पाठशाला के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पर। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है, y अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु -5, 2 और 9, -2 से समान दूरी पर स्थित हो। ठीक है, वैसे तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी, लेकिन एक साधारण तरीके से भी समझा जा सकता है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 0 - 7। तो यदि इस प्रकार से आप खींचते हैं
तो ये हो जाता है x यानी धनात्मक मान x पर, और ये हो जाता है x पर ऋणात्मक मान। ऊपर में हो जाता है y का धनात्मक मान और नीचे हो जाता है y का ऋणात्मक मान। और जब कभी भी हम लोग नियामक लिखते हैं -5, यहाँ पर मैं आपको गौर करवा रहा हूँ कि जब कभी भी हम लोग लिखते हैं -5 और 2, इसका मतलब है x पर हम लोग माइनस में 5 लेंगे और दूसरा y पर 2 लेंगे प्लस में। फिर यदि इस नियामक को आप ध्यान से देखेंगे तो x पर +9 लेंगे और y पर -2 लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग एक क्या करेंगे कि ग्राफ पेपर पर खींच लेंगे, और ग्राफ पेपर पर खींच लेने के बाद जैसे कि x पर -5, यहाँ पर उम्मीद से कि -5 हुआ, और y पर जो है जैसे ये हुआ x पर -5 और y पर है +2, तो ये नियामक हुआ हमारा -5 और 2 का। दूसरा जो हमारा नियामक है 9, तो मान लिया जाए कि ये है आपका x पर +9 और ये है आपका -2, ये बिंदु हो गया आपका 9 - 2 का। अब आपको ऐसा जगह देखना है जो कि y अक्ष पर उन बिंदु को तलाशना है, उस बिंदु को खोजना है जो इस दोनों से समान दूरी पर हो, बराबर दूरी पर हो। तो ये हो जाता है 0 - 7। 0 का मतलब हुआ कि x अक्ष पर 0 और y पर -7, तो ये जगह हो जाएगा -0 और -7 का। अब यहाँ से यदि ये बिंदु और ये बिंदु को देखा जाए तो बराबर बराबर दूरी पर है, यही प्रश्न कर रहा था। हालांकि इसे बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी, ग्राफ पेपर पर ही समझना होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ इसके माध्यम से भी बहुत कुछ समझने को मिला होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न पर। 35 नंबर प्रश्न का कहना है कि त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 20 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC के बारे में बताना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो त्रिभुज किस प्रकार का है आप लोग जानते हैं कि यदि पाइथागोरस प्रमेय की मदद से कि यदि त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, इसको आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो जाता है तो इसका मतलब त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। इसी बात को हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर विचार करेंगे कि कैसे चेक करना है। तो सबसे प्राथमिकता देना है इसी बात का। तो कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ पर दिया हुआ भी है। अपने मन से क्या सोचना है, यहाँ पर समझिए कि त्रिभुज ABC दिया हुआ है, हम समकोण त्रिभुज की तरह ही मान लेते हैं। ये A है, ये B है और ये C है। AB का मान 16 है, BC का मान 12 है और AC का मान 20 है। तो हमको 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि करके। 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 20 का स्क्वायर होता है 400। ये दोनों जोड़कर भी 400 यदि पूर्ण रहा है तो हम कहेंगे कि समकोण त्रिभुज है। तो 6 और 4 10, 5 4 9 1 10, 3 1 4, ये हो जा रहा है 400 और इस तरफ भी 400। कहने का मतलब आधारों के वर्गों का योग बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम समझ चुके हैं कि कैसा है त्रिभुज, समकोण है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न 36 पर। 36 नंबर का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय और परिमेय। परिमेय संख्या जिसको अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, और जिसको अंश बटे हर के रूप में हम नहीं लिख पाएंगे उसको बोलते हैं अपरिमेय। ठीक है, तो यहां पर कहा कि ऐसा देखकर खोज कर बताइए जिसको आप अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो जो रुकेगा ही नहीं, दशमलव में जाते जाएगा, चलते चलेगा, तो आप बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखना मुश्किल है। जैसे मैं इसको बटे में लिख कर दिखाता हूं, आप क्या करेंगे 31416 और बटे में क्या देंगे कि 4 अंक के पहले दशमलव है, बटे में देंगे 1 पर 3 0। तो ये देखिए आप अंश बटे हर के रूप में इसको लिख दिए हैं।
इसको भी मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको अंश बटे हर के रूप में। अंश बटे हर के रूप में यदि आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 3, 1, 4, 1, 6 और जहाँ पर दशमलव है उसके बाद जो भी संख्या है उतना पीस 9 लिख दीजिए आप। 4 अंक के पहले दशमलव था, 4 पीस 9 बटे में दे दिए। तो ये हो गया विकल्प सी को भी हम अंश बटे हर के रूप में लिख रहे हैं। लेकिन यदि इसको लिखना चाहें, पहले विकल्प को लिखने चाहें तो दशमलव के बाद कह रहा है चलते चलेगा, कैसे लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे। और जिसको आप अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख पाएंगे उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जिसको लिख देते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो यहाँ पर पूछा है अपरिमेय संख्या, यानी विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न 37 पर। प्रश्न है, नए साल में देव ने पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाए और फिर अपने साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपये की वृद्धि की। यदि nवें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपया हो जाती है तो n का मान ज्ञात करें। यदि आप एपी पढ़े होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, समांतर श्रेणियां क्लास 10 में पढ़े होंगे तो निश्चित ही ये सवाल आपको आसान लगेगा। यदि नहीं पढ़ पाए हैं तो मैं अभी सूत्र लिख देता हूं और आप इस सूत्र पर सभी मान रखेंगे और हल हो जाएगा। मैं प्रयास करता हूं, आप समझने का प्रयास करेंगे। सूत्र सबसे पहले होता है कि an बराबर a प्लस n प्लस n-1 और इंटू डी। ये क्या है? तो an का मतलब हुआ nवें सप्ताह में जो कहा गया है, यानी 207.50, ये an का मान हुआ। जो पहले सप्ताह में इसकी बचत है ये a का वैल्यू हुआ। d का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 17.50। आपको n का मान निकालने के लिए कहा है। यहीं पर आप देखेंगे कि ये क्या कहा है कि n का मान बताएं, तो n का मान आपको निकालने के लिए कहा है। जब इसी सूत्र पर आप मान बिठा देंगे, ठीक है, इस सूत्र पर जब आप इसको बिठाएंगे, ये हो गया n-1 इंटू डी। इस सूत्र पर मान रख आप सभी वैल्यू को पुट करके हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। चूँकि मोबाइल के स्क्रीन पर डिटेल से हल करना, उंगली से मैं लिखता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी सभी सुविधाएं है नहीं, तो इसीलिए मैं आपको आश्वासन देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कोशिश करूँगा कि सभी मैथमेटिक्स के प्रश्न जो है कि मैं एक अलग वीडियो में लेकर के आ जाऊँ, जिसमें विस्तार से व्याख्या जो है कि मेरे हैंड रिटन में लिखा हुआ होगा। आइए चलते हैं अगले। यहाँ पर उत्तर क्या हो गया? 10। आप बनाकर देखेंगे सूत्र पर रख करके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप हल कर लेंगे। आइए चलते हैं अगले 38 नंबर प्रश्न पर। एक समकोण त्रिभुज का आधार, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये आधार जो है ये 48 है, ठीक है। इसका a मान लीजिए, b और ये c। आधार कितना है? 48। और उसका कर्ण जो है 50 सेंटीमीटर है, ये 50 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ऊंचाई तो पता ही नहीं है, लेकिन समकोण त्रिभुज है, कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो ऊंचाई निकाल सकते हैं। कैसे? तो 50 के स्क्वायर में 48 का स्क्वायर घटा देंगे। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? तो 2500 होता है। पहले एक बार मिटा लेता हूँ सबको। 50 का स्क्वायर कितना होता है? तो 2500 होता है। और 48 का कितना स्क्वायर होता है? तो 48 का स्क्वायर होता है 2304। जब आप दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 196, और 196 किसका स्क्वायर है? 14 का। तो आपको आधार पहले से ही दिया हुआ था 48। अब आपको लंब भी पता हुआ या ऊंचाई भी पता हो गया, लंब या ऊंचाई एक ही है, तो ये पता हो गया। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 आधार यानी 48 और गुना 14। आप इसको कटाएंगे, 24 दूना 48 और 24 गुना 14 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 336। तो यहाँ पर विकल्प ए में है आपका 336 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न पर। अब आपका मैथमेटिक्स यहाँ से समाप्त हो जाता है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि यदि आप लोगों को मैथ पूरा डिटेल में चाहिए तो शाही पाठशाला के
साथ बने रहेंगे। दूसरा, कमेंट करने में कंजूसी नहीं कीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, सब्सक्राइब करने में कंजूसी करिए ही नहीं ना, क्या जाता है आपका। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। और यहां से आते हैं, एक बरसाती दिन में साइंस का प्रश्न है, ध्यान से समझना होगा क्योंकि काफी स्टैंडर्ड भी प्रश्न है। बरसात के मौसम की बात हो रही है कि बरसात के मौसम में क्या होता है। 4 विकल्प है आपके पास। एक विकल्प कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक है, और एक विकल्प लास्ट में कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि बरसात के मौसम में दिन के समय में क्या क्या होता है। तो शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, शुष्क बल्ब तापमापी, यानी कि तापमापी का कई प्रकार के होते हैं। इसमें किस प्रकार के तापमापी का प्रयोग किया जा रहा है, शुष्क बल्ब तापमापी का। और आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता है, यह भी सही नहीं है। उसके बाद विकल्प सी क्या कहता है, शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। यदि एक बरसाती दिन में आप देखेंगे तो शुष्क बल्ब तापमापी जो है आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप को वो शो करेगा, दिखाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न के 40 नंबर। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। तो वायुमंडलीय प्रदूषक जो है ये SO2 और NO2 को माना जाता है। ठीक है, SO2 और NO2 को। आप ध्यान रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं कहेंगे। हालांकि यहाँ विकल्प नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है कि इसको वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, SO2 और NO2 को। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर विकल्प सी उत्तर हो रहा है। अगला है 41, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है। ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या बोलते हैं, तो अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जिसमें ऑक्सीकरण संख्या जो है कि घट रही है उसको क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं कोशिश करूंगा कि उस चैप्टर को आपको बहुत बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन उसका जो इंपॉर्टेंट प्रश्नगत दृष्टि से देखा जाए, जो भी पॉइंट बनेगा वो लेकर के मैं एक वीडियो में उपस्थित हो जाऊंगा। तो आप लोग बने रहेंगे शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल के साथ। आइए चलते हैं अब अगला 42 प्रश्न पर। 42 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, क्या कहने का मतलब है कि जिसका विद्युत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। तो अल्फा किरण जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी एक्स किरण, गामा किरण, ये सभी जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन अल्फा किरण जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला 43 नंबर कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु की nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है, तो n² के समानुपाती होता है। ये भी केमिस्ट्री का प्रश्न है, आसान नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं कि आपको समझने के बजाय याद रखना पड़ता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। कहता है कि एरोबिक यानी वायवीय, एरोबिक को हिंदी में बोलते हैं वायवीय श्वसन, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हिंदी में बोलते हैं अवायवीय श्वसन। तो यहाँ पर वायवीय श्वसन की बात हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है के दौरान कितने पद या पदों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन 3 पदों में होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बात का पता चलता है। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न है, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को क्या कहते हैं। तो मानव का जो गुर्दा है यानी किडनी है, उसमें निस्यंदन इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। विकल्प ए यहाँ पर सही है। यानी मानव की जो किडनी है, गुर्दे हैं, उसमें कार्यात्मक और रचनात्मक दोनों इकाई के रूप में नेफ्रॉन होता है। निस्यंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में।
तो फिल्ट्रेशन इकाई जो है वह नेफ्रॉन ही है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। ट्रैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। तो ट्रैकीकार्डिया एक प्रकार का हृदय से रिलेटेड बीमारी है, हृदय से संबंधित एक बीमारी है ट्रैकीकार्डिया। इसमें हृदय की गति तेज हो जाती है। ठीक है, ट्रैकीकार्डिया। आइए 47 पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 को तो आप लोग अच्छी तरह से याद होंगे, पूरा भारत किस तरह से झूम उठा था चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पर लैंड किया था। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड प्रश्न है, कह रहा है चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। तो अंतरिक्ष मिशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये चंद्र मिशन है। ठीक है, उसके बाद चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए। तो आप लोग तो इस बात को अच्छे तरह से समझे होंगे कि ठीक से काम किए हैं कि नहीं किए हैं। उसके बाद जो अगला है कि विकल्प सी, चंद्रमा पर यान उतारने वाले देश की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। तो भारत चौथे स्थान पर है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे स्थान पर है। तो ये भी सही है। और एक अंतरिक्ष मिशन ये वाला तो सही नहीं है। चंद्रयान के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए। ये बात आपको कितना हजम हो रहा है? तो ये बात जो है यहाँ पर कि ठीक से काम नहीं किए, तो जितनी सटीकता से चाहिए था ना उतना ठीक से काम ये सही में नहीं किए थे। तो ये विकल्प सी जो है, चूंकि दो विकल्प तो आपको सही करना नहीं है, तो यहाँ पर सी गारंटी 100% सही है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। तो 48 कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? ये करंट अफेयर से रिलेटेड दूसरा प्रश्न हो गया। चंद्रयान 3 भी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न था और यह भी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न हो गया। तो इसका जो निर्माण किया था ये राम सुतार ने किया था। अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी देश उन 3 देशों में से नहीं था जिसके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया? रूस, ईरान, बेला। यहाँ पर आमंत्रित किया वर्ड जो है, इससे देखिए है क्या कि 2023 के नीति में 23 के नोबेल जो फाउंडेशन है उसने क्या किया था, रूस, ईरान और बेलारूस को जो आमंत्रित किया था उसका निमंत्रण वापस ले लिया था। तो यहाँ पर पूछा है कि 2023 2003 नहीं, यहाँ पर 2023 है, प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, वहाँ पर 2023 होगा। ठीक ना, 2003 के बजाय 2023 होगा। कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया, तो इन तीनों में से किसी को भी आमंत्रित नहीं किया था, आमंत्रण दे करके वापस लौटा लिया था। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए चलते हैं अगला प्रश्न 50 पर। इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, अगस्त 2023 है। अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। उसके बाद अगला 51 नंबर प्रश्न है, अगस्त फिर से यहाँ पर 2023 के बदले 2003 प्रिंट हो गया है, टाइप कर दिया गया है। तो अगस्त 2023 में बर्लिन, जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने? तो ये है आदिति स्वामी। ये बी नंबर यहाँ पर सही जवाब है। ये सभी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसमें ज़्यादा विस्तार से व्याख्या की जरूरत है भी नहीं। आइए चलते हैं, यहाँ से विस्तार से व्याख्या की जरूरत है। आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में आज़ाद दस्ते की जो स्थापना है वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। जब
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो बिहार में नेतृत्व था वो जयप्रकाश नारायण कर रहे थे और उन्होंने आज़ाद दस्ते का जो है कि गठन किया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में नमक आंदोलन अप्रैल 1930 में प्रारंभ हुआ था। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अप्रैल 1930 में। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है? ये प्रश्न भी आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो जाता है, तो ऐसा उड़ीसा ने किया है। ठीक है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति जो है उड़ीसा राज्य ने दी है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो भूकंप की गहनता मापने हेतु जो उपयोग में लाया जाता है वो है मरकली पैमाना या मरकली स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, भूकंप की गहनता मापने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है वो होता है मरकली पैमाना। अगला प्रश्न 56 है। 56 का कहना है निक्षालन प्रक्रिया संबंधित है। तो निक्षालन प्रक्रिया का जो संबंध है तो भारी वर्षा क्षेत्र से भी है, खनिज और मिट्टी से भी है। ठीक है, तो निक्षालन प्रक्रिया का संबंध और कहीं ना कहीं ये पेड़ की जड़ों से भी, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो अब इस प्रश्न पर यदि मैं बात करूं तो ये भी मेरे हिसाब से विवादित है। यहाँ पर पूछा गया है भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है। यदि बांग्लादेश की बात करूं तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, इतने राज्यों की सीमा जो है कि वह बंगाल से लगती है, बांग्लादेश से लगती है। और पाकिस्तान से यदि सीमा लगने की बात करें तो गुजरात, उसके ऊपर में राजस्थान, उसके ऊपर में पंजाब, उसके ऊपर में जम्मू एंड कश्मीर और उसके ऊपर में लद्दाख। इन 5 राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से लगती है। तो 5 इस तरफ और 5 उस तरफ, कुल मिलाकर के जो है कि 10 राज्यों की सीमा। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उत्तर बोर्ड ने 7 ले रखा है, क्योंकि बोर्ड का आंसर मैं डाउनलोड किया था। मुझे लग रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर होना चाहिए। यदि आपको इसमें कहीं पर कोई संदेह है अथवा आप इसको और अच्छे से जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। आइए उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान जो है भारत का जो मोटा अनाज का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा करता है। दूसरे नंबर पर मोटे अनाज का उत्पादन महाराष्ट्र करता है और तीसरे नंबर पर जो है वो कर्नाटक करता है। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक क्रम से 3 राज्य है जो मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न 59 है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? सबसे गर्म स्थान जो है भारत का वो जैसलमेर हो जाता है। जैसलमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान के थार मरुस्थल में है ये जैसलमेर। और यहाँ पर जो औसत तापमान देखा जाता है वह 49 डिग्री लगभग औसत तापमान हो जाता है। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वह कानपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पुरुषोत्तम कहते हैं कि जायद में बोई जाने वाली दलहन की प्रमुख फसलों में मूंग, उड़द मुख्य है। ठीक है, तो चूंकि मूंग और उड़द दोनों मुख्य है और बोर्ड तो तरबूज लेके रखा है, तो तरबूज भी जायद फसल है। तो मेरे ख्याल से ना यहाँ पर सभी जायद फसल है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर लेना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने सी उत्तर लेकर के रखा है, तो ये भी विवादित है मेरे नजर में। क्वेश्चन नंबर 61, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? मगध और अंग का जो मैदान है वो मध्य गंगा का मैदान है। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? यानी कि विकल्प के हिसाब से तो दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 63 है, राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उसके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? तो बिहार के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को राजी मतलब कि तैयार किया था। जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तो इसमें गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था बिहार आने के लिए। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 64 है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक हैं वो है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पर मैं बुक की चर्चा कर लूँ कि ट्रिकी जीएस जो बहुत ही छोटी पुस्तक है, पतली पुस्तक है, उसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न का कलेक्शन किया गया है। तो यदि आप जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन में कम समय में कुछ अच्छा पढ़ाई कर लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप ट्रिकी जीएस जरूर मंगवाएं। ट्रिकी जीएस यदि आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वैसे तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, लेकिन वहाँ आपको ठीक रेट नहीं मिलता है, वहाँ एक्सटेंड किया हुआ रेट मिलता है। एक जेन्युइन रेट में पुस्तक खरीदने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है वहाँ पर जाके परचेज करें। और यदि आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो निश्चित ही आपको कुछ ज़्यादा कॉस्ट पे करने पड़ सकते हैं। तो ट्रिकी जीएस ज़रूर खरीद लें। आइए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक हो गया। अगला प्रश्न पर मैं आता हूँ, 65 नंबर। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो 1915 में होम रूल लीग की जो प्रारंभ है वह एनी बेसेंट ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? तो बिहार में जो है ये सभी महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, नमक सत्याग्रह के समय श्रीमती मीरा देवी, हसन इमाम, गौरीदास सभी लोग थे। तो एक से अधिक हो गया। 67 नंबर है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक जो है दीनबंधु मित्र ने लिखा है। विकल्प सी है यहाँ पर सही उत्तर। उसके बाद 68 नंबर है कि किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है पटना में की थी? तो ये किसने किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। विकल्प ए यहाँ पर सही है कि 1913 में जो अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना बिहार के पटना में किया था, तो वो किसने किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गया अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। कब हुआ था? 1922 में। ए विकल्प सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 जो है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का जो प्रकाशन है ये कब किया गया था? तो इसका प्रकाशन पटना से किया गया था 1931 में। ठीक है, राष्ट्रवादियों का दैनिक समाचार पत्र क्या नाम था? दी इंडियन नेशन। इसका प्रकाशन पटना से किया गया था 1931 में। तो ये था हमारा आज का एक प्रीवियस क्वेश्चन का सेट। इसी प्रकार के सेट को लेकर के मैं उपस्थित हुआ करूंगा और कुछ नए नए जो मुझे सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न लगेगा उसको लेकर के भी उपस्थित हुआ करूंगा। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।